नमस्कार दोस्तों, भटनेर IAS यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। हमारा मध्यकालीन भारत का जो इतिहास चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं मुगल काल। तो मुगल काल में भी जो हमारा है आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुगल कालीन स्थापत्य कला का। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगलों की स्थापत्य है यह मध्य एशिया की, हम देखेंगे मध्य एशिया की इस्लामी शैली। दूसरा हम देखेंगे भारतीय कला का क्या है, एक मिश्रित रूप है। दोनों का क्या है, एक मिश्रित रूप है मुगलों की जो स्थापत्य कला है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर मुगल काल है जो बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों का बहुतायता यहाँ पर होने के कारण जो मुगल काल है इसे क्या कहा गया, द्वितीय क्लासिक युग भी कहा गया। इसे क्या कहा गया है, द्वितीय क्लासिक युग की संज्ञा भी इसे दी गई है। मुगल काल को अनेकों सांस्कृतिक गतिविधियां होने के कारण द्वितीय क्लासिक युग भी इसे कहा गया है। अब मुगल कालीन स्थापत्य कला है जो इसकी कुछ विशेषताएं भी रही हैं। क्या रही इसकी विशेषताएं रही हैं, तो विशेषताओं में हम देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला की जो विशेषताएं हैं इसकी विशेषताएं रही हैं। एक तो हम देखेंगे संगमरमर एक कीमती पत्थर होता था तथा इस पर हीरे व जवाहरात से जड़ित रत्न होती थी, जिसे क्या कहा जाता था, पित्रा ड्यूरा। क्या कहा जाता था, पित्रा ड्यूरा कला की संज्ञा दी जाती थी। दूसरा हम देखेंगे उद्यानों के मध्य चबूतरे पर बने जो भवन बने होते थे तथा इन भवनों से बहता हुआ पानी, यह क्या रहा है, मुगल काल की जो स्थापत्य कला है उसकी विशेषता रही। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले प्रथम मुगल बादशाह कौन रहता है, बाबर रहता है। मुगलों में हम देखेंगे प्रथम मुगल बादशाह कौन सा था, तो बादशाह था, हम देखेंगे बाबर। मुगल बादशाह जो बाबर है इसके द्वारा स्थापत्य में हम देखेंगे जामा मस्जिद और पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, और दूसरा हम देखेंगे आगरा में नूर अफगान उद्यान भी लगवाया जाता है, अयोध्या मस्जिद भी बनाई जाती है। तो बाबर के द्वारा जो स्थापत्य का कार्य किया गया है यहाँ पर हम देखेंगे पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद, कौन सी, काबुली बाग की जो मस्जिद है। फिर हम देखेंगे रुहेलखंड के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण या जामी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, बाबर के द्वारा। फिर हम देखेंगे अयोध्या की मस्जिद जो है, अयोध्या की मस्जिद है, यह है बाबर का एक सेनापति था। किसका, बाबर का सेनापति मीर बकी के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसके द्वारा हम देखेंगे एक आगरा में उद्यान लगवाया जाता है। कहाँ पर, बाबर के द्वारा आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ पर, आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया जाता है। कौन सा उद्यान था, वह नूर अफगान। बहुत से इतिहासकार बताते हैं धौलपुर में, राजस्थान का एक क्षेत्र है धौलपुर में भी नीलोफर बाग, कौन सा, नीलोफर बाग लगवाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, बाबर के द्वारा। ये थे बाबर की जो स्थापत्य कला है, मुगलों का प्रथम बादशाह जो रहता है बाबर, उसके द्वारा निर्माण करवाए गए कुछ भवन है प्रारंभ में। उसके बाद हम देखेंगे अगला बादशाह कौन सा रहता है, अगला बादशाह देखेंगे हुमायूं रहता है, निर्वासन का समय भी व्यतीत करता है।
तो अगला बादशाह है मुगल बादशाह, हम देखेंगे यहाँ पर हुमायूं। कौन सा है? हुमायूं। हुमायूं के द्वारा हम देखेंगे 1533 ईस्वी, 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर, किसकी? दीन पनाह नगर की स्थापना की जाती है। नगर की स्थापना की जाती है, जिसे पुराना किला नाम से भी जाना जाता है। दीन पनाह नगर की स्थापना की जाती है। दूसरा हम देखेंगे हिसार के फतेहाबाद में। कहाँ? हिसार के फतेहाबाद में, फतेहाबाद में एक फारसी शैली मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। फारसी शैली मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हुमायूं के बाद जो सत्ता आती है वित्तीय अफगान सत्ता। शेर शाह सूरी रहता है अगला जो शासक है दिल्ली पर। किसका अधिकार हो जाता है? शेर शाह का हो जाता है। शेर शाह का हो जाता है। शेर शाह के द्वारा शेरगढ़, किसका? शेरगढ़ नगर की स्थापना की जाती है। शेरगढ़ नगर की स्थापना की जाती है। लेकिन इस पर हमें दो ही अवशेष मिलते हैं, जिसमें हम कहेंगे एक तो खूनी दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा, और दूसरा जो हम देखेंगे यहाँ पर लाल दरवाज़ा है। लाल दरवाजे के अवशेष ही यहाँ पर हमें मिलते हैं जो शेर शाह के द्वारा बनाए गए थे। फिर हम देखते हैं जो शेर शाह है, शेर शाह के द्वारा किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। किसका? किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। कहाँ पर करवाया जाता है? दिल्ली में। दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? शेर शाह के द्वारा करवाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं शेर शाह के द्वारा अपने मकबरे का निर्माण भी करवाया जाता है, जो एक झील के बीचों बीच एक चबूतरे पर बना होता है। कहाँ पर था? बिहार के सासाराम में शेर शाह का मकबरा। हम यहाँ पर देखेंगे सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। सासाराम बिहार में क्या किया जाता है? स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया जाता है। मकबरे का निर्माण करवाया जाता है। यह मकबरा झील के बीच एक चबूतरे पर बना है। चबूतरे पर बना है। यहाँ पर हम देखेंगे यह कोई झील है, मान लो चारों तरफ इसके पानी है। क्या है? झील। झील के बीच एक चबूतरा है। चबूतरा है। चबूतरे पर यह मकबरा बना हुआ है। मकबरा कोई बना हुआ है इस प्रकार से। यह किसका मकबरा है? शेर शाह का मकबरा। कहाँ पर है? सासाराम में शेर शाह का मकबरा बना हुआ है। फिर से हम इनको रिपीट कर लेंगे, हम देख लेंगे जो हमने पढ़ा है। इनमें हम देखेंगे मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषता क्या रहती है, इसका प्रारंभ किस मुगल बादशाह से रहता है, इसमें कौन कौन सी शैलियों का समन्वय रहता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो मुगल काल है इसे द्वितीय क्लासिक युग भी कहा जाता है। और मुगल काल में हम देखेंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहाँ के काल को कहा जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे मुगल बादशाह, पहले हम देखेंगे मुगल बादशाह थे बाबर। कौन सा था? बाबर। फिर उसके बाद हम देखेंगे हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर के बाद हम देखेंगे जहांगीर। जहांगीर के बाद आता है शाहजहाँ। कौन सा? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बाद आता है औरंगजेब। कौन सा आता है? औरंगजेब। ये 6 बादशाह मुगल काल में रहते हैं। पहले मुगल बादशाह हैं तो इनके पास समय नहीं है। कोई भी कार्य शुरू होगा मात्र स्थापना जरूर कर दी जाएगी, निशान जरूर लगा दिए जाएंगे। लेकिन प्रमुख रूप से हम देखेंगे जो अकबर है सभी कार्यों को एक नया आधार प्रदान किया जाता है। नया जो आधार है वो प्रदान किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। फिर हम देखेंगे जहांगीर है। जहांगीर ने भी ज़्यादातर स्थापत्य कला पर उतना जोर नहीं दिया क्योंकि वह चित्रकला हमें ज़्यादा रुचि रखता था। फिर उसके बाद है शाहजहाँ।
शाहजहां है जो, शाहजहां ने स्थापत्य कला पर पूरा जोर दिया, पूरा महत्व दिया स्थापत्य कला को। किसने? शाहजहां के द्वारा। इसलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है जो, स्वर्ण युग है जो किसे कहा जाता है? शाहजहां के काल को। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो औरंगजेब है, औरंगजेब भी हम देखेंगे दक्षिण भारत में उलझा रहा। किसमें? दक्षिण भारत में उलझा रहा। इतना वो महत्व स्थापत्य के लिए समय नहीं निकाल सका, लंबे समय तक शासन किया लेकिन वह युद्धों में ही ज़्यादा हम देखेंगे दक्षिण भारत में ही उलझा रहा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे मध्य एशिया व इस्लामी, मध्य एशिया की इस्लामी शैली। दूसरा हम देखेंगे भारतीय या हिंदू कला का समन्वय था मुगलों की स्थापत्य कला, जिसे द्वितीय क्लासिक युग भी कहा जाता है मुगल काल को। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस मुगल स्थापत्य कला की जो विशेषता है, विशेषता क्या रही? मुगल स्थापत्य कला की विशेषता क्या है? इसमें हम देखेंगे एक तो संगमरमर पत्थर का प्रयोग, यानी कीमती पत्थरों पर हीरे व जवाहरात जड़ित रत्नों की जो जड़ाई होती थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था? पित्रादूरा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पित्रादूरा के नाम से जाना जाता था। यह इसकी विशेषता थी। दूसरी विशेषता हम यहाँ पर देखेंगे उद्यानों के मध्य जो भवन बने होते थे, उद्यानों के मध्य क्या होते थे? भवन होते थे तथा उनसे बहता हुआ पानी, इस कला की विशेषताएं रहती हैं। फिर हम देखेंगे प्रथम मुगल बादशाह, इसके द्वारा स्थापत्य के कौन से कार्य किए जाते हैं? मुगल बादशाह प्रथम थे बाबर। बाबर के समय हम देखेंगे काबली बाग की मस्जिद कौन सी? पहले नंबर पे हम देखेंगे काबली बाग की मस्जिद है। रोहेलखंड के संबल में दूसरी हम देखेंगे जामी मस्जिद का निर्माण भी बाबर के द्वारा किया गया। फिर हम देखेंगे अयोध्या की एक मस्जिद है बाबरी। कौन सी मस्जिद है? बाबरी, बाबरी मस्जिद थी। और ये थी बाबर का एक सेनापति था मीर बकी, उसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कुछ उद्यानों के बारे में। आगरा में बाबर के द्वारा एक उद्यान लगवाया गया जिसका नाम था नूरे अफगान। फिर हम देखेंगे नूरे अफगान के बाद धौलपुर, राजस्थान के धौलपुर में बाबर के द्वारा कौन सा बाग लगवाया जाता है? नीलोफर बाग यहाँ पर उद्यान लगवाया जाता है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। उसके बाद अगला बादशाह आ गया हुमायूं। कौन सा है? हुमायूं। 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की जाती है, जिसे पुराना किला भी कहा जाता है तथा विश्व का शरण स्थल भी कहा जाता है। विश्व का शरण स्थल भी कहा जाता है। फिर देखेंगे हिसार के फतेहाबाद में, हिसार के फतेहाबाद में फारसी शैली की एक मस्जिद का निर्माण भी किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा करवाया जाता है। हुमायूं को भी ज़्यादा समय नहीं मिलता, निर्वासन काल में तथा सत्ता के लिए भटकता रहता है। अगला बादशाह जो हम देखेंगे इन दो मुगल बादशाहों के बाद अफगान नेता शेर शाह सूरी है जो, वो दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। इसके द्वारा शेरगढ़ नगर की स्थापना की जाती है। किसकी? शेरगढ़ नगर की स्थापना की जाती है, जिसके अवशेषों में हमें मात्र दो स्थापत्य के नमूने मिलते हैं। एक तो खूनी दरवाज़ा, कौन सा? खूनी दरवाज़ा। दूसरा हम देखेंगे लाल दरवाज़ा है जो यह शेरशाह के द्वारा दिल्ली में निर्मित करवाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे शेरशाह के द्वारा किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया जाता है। किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शेरशाह के द्वारा करवाया गया। और कहाँ पर करवाया गया? दिल्ली में करवाया गया। कई बार मित्रों यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्रम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे मैं करवा रहा हूँ यह इसका क्रम भी है, पहले किस का निर्माण हुआ, जैसे हमें बोल दिया जाएगा काबली बाग की मस्जिद है जैसे। फिर हम देखें किला एक कोहना मस्जिद है। फिर उसके बाद हम देखेंगे शेरगढ़ नगर की स्थापना है, या हम देखेंगे सासाराम बिहार का मकबरा है। इस प्रकार से इनका क्रम में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और कौन पहले बना। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे शेरशाह सूरी के द्वारा अपने स्वयं का मकबरे का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? सासाराम बिहार में शेरशाह के द्वारा स्वयं के मकबरे का निर्माण किया जाता है। तो झील के बीचों बीच एक चबूतरे पर बना हुआ है। यह चारों तरफ कोई झील है, हमने देखा पानी है, और इसके बीच क्या है? यह एक चबूतरा है। और चबूतरे पर क्या बना हुआ है? शेरशाह का मकबरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे अकबरकालीन स्थापत्य कला। अकबरकालीन स्थापत्य कला में हम देखेंगे अकबर के समय बना जो पहली इमारत है,
अकबर के समय बनी पहली इमारत कौन सी रहती है? वह रहती है हुमायूं का मकबरा। कौन सी? हुमायूं का जो मकबरा है। अकबर के समय बनी स्थापत्य कला में हम देखेंगे पहली जो इमारत है वो रहती है हुमायूं का मकबरा। अब हुमायूं का जो मकबरा है इसमें कोई रोल नहीं रहता, किसका? अकबर का। यह अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के द्वारा बनाया जाता है तथा इसका जो वास्तुकार रहेगा, इस मकबरे का जो वास्तुकार रहेगा वो कौन सा रहेगा? ग्यास बेग है जो इस मकबरे का वास्तुकार रहता है। तथा हुमायूं का जो मकबरा है वो 4 बाग शैली में बना हुआ है। किसमें? 4 बाग पद्धति से निर्मित है। 4 बाग पद्धति से निर्मित है हुमायूं का जो मकबरा है, यह इसकी विशेषता रहती है। तथा हुमायूं का मकबरा है जो 4 बाग पद्धति में बनने वाला मुगल काल की प्रथम इमारत है। मुगल काल की पहली इमारत है जो 4 बाग शैली में बनी। इससे पहले सल्तनत काल में एक इमारत बनती है सिकंदर लोदी का जो मकबरा है, 4 बाग शैली का प्रयोग वहाँ पर हो चुका है। तो 4 बाग शैली में बना है। फिर हम देखेंगे द्वितीय या द्विगुंबदीय प्रणाली है जो इसमें हमें देखने को मिलती है। यानी दोहरी गुंबद का या द्विगुंबद का प्रयोग हमें पहली बार इसी इमारत पर मिलता है। हुमायूं के मकबरे पर ही इसका प्रयोग देखने को मिलता है। दूसरा हम देखेंगे इसका जो गुंबद है, गुंबद पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है। बाकी का जो हिस्सा है वह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसका गुंबद है संगमरमर से निर्मित है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो सर्वाधिक लोग जो है वो हुमायूं के मकबरे में ही दफनाए गए थे तथा इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। किसे? हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो हुमायूं का मकबरा, यहाँ से हम देखेंगे हुमायूं का जो मकबरा है। किसका मकबरा है? यह है हुमायूं का मकबरा। यहाँ पर हम देखेंगे पूरा जो है यह पूरा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसका जो गुंबद है यह पूर्णतः किससे बना हुआ है? पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है जो इसका गुंबद है। ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। ये फ्रंट से हम देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ये किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हुमायूं का मकबरा है। दूसरा हम दूर से देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है जो हमने पहले पढ़ा 4 बाग शैली के बारे में, 4 बाग शैली के बारे में, पद्धति के बारे में। तो ये चारों तरफ क्या था? इसके बाग थे, चारों तरफ इसके बाग थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखेंगे हम, यह क्या है? यहाँ पर कोई चबूतरा है। यहाँ पर क्या है? कोई चबूतरा है और इस चबूतरे पर कोई मकबरा यानी हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। और यहाँ पर क्या है? रोड है। एकदम यहाँ से हम देखेंगे रोड निकलती है, चारों तरफ ये रास्ते हैं, चारों तरफ रास्ते हैं। और ये बीच में क्या बने हुए? ये बाग बने हुए, ये है बाग बने हुए हैं तथा यहाँ पर पानी बहता। तो यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 4 बाग शैली किसे कहा जाता था। यानी बीचों बीच ये कोई मकबरा है और इसके चारों तरफ रास्ते हैं आने जाने के, चारों तरफ इन कोनों में क्या है? बाग है। ये 4 बाग शैली थी। अगर ऊपर से देखें तो यह पूर्ण रूप से हम देख सकते हैं जो मकबरा है, यह क्या है? बाग है। यह क्या है? चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर मकबरा है और यह जो गुंबद है इसका पूर्णतः
संगमरमर से बना हुआ है और इसीलिए इस मकबरे को क्या कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और यह मकबरा सौतेली माता अकबर की हाजी बेगम के द्वारा निर्मित करवाया जाता है। तो पूरी तरह से आप देख लें चारों बाग शैली क्या है, बाहर से हम देखें, चारों तरफ से इस मकबरे को देखें, कौन कौन से पत्थर लगे हुए हैं इस पर, और दूसरा हम यहाँ पर देख लेंगे, सामने से फ्रंट से देखें तो किस प्रकार से यह मकबरा बना हुआ है। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे, अकबर कालीन जो इमारतें हैं उनके बारे में देखेंगे। जो हुमायूं का मकबरा है यह अकबर के समय बनवाया गया था और यह मकबरा कहाँ पर बना था, दिल्ली में बना था और 1565 ईस्वी में इसका निर्माण हाजी बेगम के द्वारा करवाया जाता है। अकबर की स्थापत्य कला है, जो अकबर के समय हम स्थापत्य कला शैली हमने देखी, तो उसमें हम देखेंगे अकबर के समय दो स्थापत्यों का कलाओं का, दो शैलियों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे एक तो मेहराब शैली, कौन सी, मेहराब शैली, और दूसरी हम देखेंगे शहतीरी शैली जो है। इनका दोनों का हमें सम्मिश्रण देखने को मिलता है, या मिश्रण देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। अकबर के समय की जो इमारतें हैं उनमें हम देखेंगे गुंबद वही इमारतें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। गुंबद से बचने का प्रयास किया गया अकबर के समय। अकबर के समय जो आगरा में निर्मित इमारतें हैं उनमें हम देखेंगे अकबर के समय आगरा में निर्मित जो इमारतें हैं उनमें हम देखेंगे एक तो जहांगीरी महल और दूसरा हम देखेंगे अकबरी महल का निर्माण करवाया गया आगरे के किले में। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा करवाया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे जो जहांगीरी महल है, जहांगीरी महल पर ग्वालियर के किले का प्रभाव पड़ा है। किसका, जो ग्वालियर का किला है इसका प्रभाव हमें जहांगीरी महल पर देखने को मिलता है। और अकबर की जो ज़्यादातर इमारतें हैं अकबर के समय हम देखेंगे हिंदू, फारसी व बौद्ध शैलियों का जो प्रयोग है ज़्यादातर हुआ है। अकबर के समय हम देखेंगे कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे जो अकबर के समय प्रयोग हुई शैलियाँ हैं उनमें हम देखेंगे फारसी, हिंदू और बौद्ध। जो बौद्ध शैलियाँ हैं इनका प्रयोग हमें देखने को अकबर के समय मिलता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय जो फतेहपुर सीकरी की इमारतें हैं, कौन सी, फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं, फतेहपुर सीकरी की इमारतों में हम देखेंगे दीवाने आम है, दीवाने खास है, इसमें हम देखेंगे दीवान ए आम और दूसरा हम देखेंगे दीवाने खास की जो इमारतें हैं। दीवान ए आम है, जो दीवान ए आम में क्या होता था, सिंहासन रखा जाता था, बादशाह का सिंहासन यहाँ पर रखा जाता था। और यहाँ पर जो दीवाने खास हैं यहाँ पर हम देखेंगे बादशाह के द्वारा कुछ गुप्त कार्य होते थे जो यहाँ पर किए जाते थे। उसके बाद हम देखेंगे जो दीवाने खास है, दीवाने खास पर हम देखेंगे जो बौद्ध स्थापत्य है इसका हम देखेंगे, विशेष रूप से देखें तो इसका प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। फतेहपुर सीकरी में हम देखेंगे राजपूत राजकुमारी जो जोधाबाई है, राजपूत राजकुमारी जो जोधाबाई का जो महल है यह कहाँ पर निर्मित है, फतेहपुर सीकरी में इसका महल निर्मित है। इसमें हम देखेंगे गुजराती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी, गुजराती शैली का प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि अत्यधिक जो कारीगर थे जो कहाँ के थे, गुजरात के यहाँ पर कार्य करने के लिए आए थे। दूसरा हम देखेंगे सबसे बड़ा फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो रिहायशी महल है वो कौन सा है? जोधा, राजपूत राजकुमारी जोधा का जो महल है वो यहाँ पर रहता है। उसके बाद हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। किसका? जामा मस्जिद का। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है। जामा मस्जिद जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? फतेहपुर में बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि जामा मस्जिद के साथ है जो बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर के द्वारा 1572-73 ईस्वी का समय है, उसका निर्माण करवाया गया था उसके विजय के उपलक्ष्य में। ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं इससे जुड़ा हुआ है, इतिहास में भी हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन अधिकतर जो विद्वान मानते हैं वो बुलंद दरवाज़ा जो है, जो बुलंद दरवाज़ा है उसे एक स्वतंत्र स्थापत्य मानते हैं। स्वतंत्र स्थापत्य मानते हैं जो अधिकतर विद्वान हैं। तो जामा मस्जिद के बाद हम देखेंगे जामा मस्जिद के बारे में फर्ग्यूसन के द्वारा कहा गया है। एक विदेशी इतिहासकार हैं फर्ग्यूसन, इनके द्वारा जामा मस्जिद को पत्थर में रुमानी कला कहा है। क्या कहा है? पत्थर में रुमानी कला कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? जामा मस्जिद को फर्ग्यूसन के द्वारा कहा गया है। फिर हम देखेंगे अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया गया। किसका करवाया गया? पंचमहल का। जो पंचमहल है, पंचमहल पर हम देखेंगे पंचमहल पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? पंचमहल जो है यह पिरामिड आकृति का बना हुआ है तथा इस पर हम देखेंगे नालंदा के बौद्ध विहार हैं इनका प्रभाव या इनकी वास्तुकला की जो झलक है किस पर देखने को मिलती है? पंचमहल पर, जो अकबर के समय बना था। फिर हम देखेंगे मरियम सुल्ताना की कोठी। किसकी? मरियम जो सुल्ताना की कोठी है वह भी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। कौन सी? मरियम सुल्ताना की कोठी, पंचमहल, जामा मस्जिद है दिल्ली आगरा में अकबर के द्वारा, बुलंद दरवाज़ा है जो गुजरात विजय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो यहाँ पर फिर से हम देख लेंगे जो अकबर के समय की इमारतें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अकबरकालीन स्थापत्य कला। तो अकबर के समय बनने वाली पहली इमारत जो है वो कौन सी है? हुमायूं का मकबरा है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया इसका? किसके द्वारा? तो इसकी सौतेली माता है हाजी बेगम के द्वारा इस मकबरे का निर्माण करवाया गया। और इसका वास्तुकार कौन सा रहेगा? ग्यास बेग रहेगा। और यह किस पद्धति में बना हुआ है? 4 बाग पद्धति में बना हुआ है। और मुगल काल की पहली इमारत जो 4 बाग पद्धति में बनी है। उसके बाद हम देखेंगे द्विगुंबदीय प्रणाली का प्रयोग भी हुमायूं के मकबरे पर हुआ है, 2 गुंबद। उसके बाद हम देखेंगे दोहरी प्रणाली का प्रयोग पहली बार, कब? पहली बार भी यहाँ पर हुआ है। और इसका जो गुंबद है पूर्णतः किससे बना हुआ है? संगमरमर से निर्मित है। और इसे हम देखेंगे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा गया है। किसका? ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा गया है? हुमायूं के मकबरे को कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय, हम देखते हैं यहाँ पर अकबर के समय मेहराब शैली व शहतीरी शैली, कौन सी? मेहराब शैली और दूसरा शहतीरी शैली का समन्वय हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। मेहराब शैली इस प्रकार से होती है, मान लीजिए ये कोई दरवाज़ा है, ऊपर से इस प्रकार से होगा। कैसे होगा? इस प्रकार से होगा। तो इसे क्या कहेंगे? मेहराब कहा जाता था। मेहराब शैली का प्रयोग और गुंबद का प्रयोग, जो गुंबद है, गुंबद का प्रयोग, मेहराब का प्रयोग है जो सर्वाधिक मुगल काल में देखने को मिलता है। बुलंद दरवाजे पर अभी हम देखेंगे भी।
फिर उसके बाद हम देखेंगे अकबर के समय में ज़्यादातर इमारतें हैं जो गुंबद विहीन हमें देखने को मिलती हैं, गुंबदों से बचने का प्रयास किया गया है। फिर हम देखेंगे आगरा में निर्मित जो अकबर के समय की इमारतें हैं, इसमें हम देखेंगे जहांगीरी महल और अकबरी महल का निर्माण करवाया जाता है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और ग्वालियर के किले का प्रभाव पड़ा इसी जहांगीरी महल पर। फिर हम देखेंगे प्रयोग कौन सी शैली का हुआ है अकबर के समय। हम देखेंगे तीनों शैलियों का प्रयोग, एक तो फारसी, हिंदू शैली और बौद्ध शैली का प्रयोग अकबर की इमारतों पर हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी की इमारतें। कौन सी? फतेहपुर सीकरी की इमारतें, जिसमें हम देखेंगे लौकिक व धार्मिक दोनों प्रकार की हमें इमारतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो लौकिक इमारतों में हम देखें तो दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम जो है इस पर बादशाह का सिंहासन रखा रहता था, और दीवाने खास है जो दूसरा बौद्ध स्थापत्य की जो विशेषता है, यानी कन्हेरी की गुफाओं का प्रभाव भी हमें दीवाने खास पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें, अगर हम देखें फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन था। क्या नाम था उसका? बहाउद्दीन नामक जो व्यक्ति है वो कौन था? फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार बहाउद्दीन रहता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे जोधाबाई का महल। कौन सा? राजपूत राजकुमारी जोधाबाई महल, जिसका विवाह 1562 में किसके साथ होता है? भारमल की पुत्री। यहाँ पर हम देखेंगे अकबर की पत्नी, जिसका महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया। यह रिहायशी, सबसे बड़ा रिहायशी महल है फतेहपुर सीकरी का, और इस पर गुजराती शैली का जो प्रभाव है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे जामा मस्जिद है, इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। जामा मस्जिद को क्या कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी का गौरव भी कहा जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद है, इससे बुलंद दरवाज़ा निर्मित करवाया गया यहाँ पर इससे अटैच, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मानना है कि यह क्या है? एक स्वतंत्र स्थापत्य है। इसका निर्माण 1572-73 में गुजरात विजय के द्वारा उपलक्ष्य में करवाया गया था। और जामा मस्जिद को फर्ग्यूसन के द्वारा पत्थर में रुमानी कला की संज्ञा दी गई है या कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में होता है, या हवा महल का निर्माण होता है। यह एक पिरामिडीय संरचना थी जिसमें 5 इमारतें थी, 5 मंजिला थी, और इस पर हम देखेंगे नालंदा के बौद्ध विहारों का प्रभाव या झलक यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे मरियम सुल्ताना की कोठी का निर्माण भी हम देखेंगे अकबर के द्वारा यहाँ पर करवाया जाता है फतेहपुर सीकरी में। तो ये थी फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें हैं अकबर के द्वारा निर्मित थी। इसके बाद अगला मुगल बादशाह है जो वो होता है जहांगीर। तो थोड़ा यहाँ पर हम बुलंद दरवाज़ा को भी देख लेंगे। किसे? बुलंद दरवाज़ा को। तो ये था बुलंद दरवाज़ा। कौन सा है? यहाँ पर हम देखेंगे बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जो 1572-73 में हम देखेंगे किसकी? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो मेहराब यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो है इस प्रकार से इसे मेहराब कहा जाता था। मुगल कालीन इमारतों में सर्वाधिक मेहराब का जो प्रयोग है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। जो ऊपर के गुंबद हमें नजर आ रहे हैं शायद संगमरमर पत्थर की बने हुए हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, अब अगला जो बादशाह है जहांगीर के काल में जो स्थापत्य है, जहांगीर का जो हम देखेंगे, जहांगीर मुगल बादशाह थे, इनकी जो रुचि है स्थापत्य कला में ना होकर के किसमें थी? चित्रकला में ज़्यादा रुचि रखते थे, चित्रकला को ज़्यादा महत्व देते थे मुगल बादशाह जहांगीर के समय हम देखेंगे सिकंदरा में, कहाँ? आगरा के निकट सिकंदरा में, कहाँ? सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया जाता है। किसका? अकबर का मकबरा बनाया जाता है। और इस मकबरे की जो योजना है, इस मकबरे की हम देखेंगे
जो योजना है किसके द्वारा बनाई जाती है? अकबर के द्वारा। लेकिन इस मकबरे का जो पूर्णतः निर्माण है इसे पूर्ण किसके द्वारा करवाया जाता है? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा करवाया जाता है। इस मकबरे की विशेषताएं हम देखेंगे। इस मकबरे की विशेषताएं देखें तो यह गुंबदविहीन मकबरा है। विशेषता क्या है? तो यह क्या है? गुंबदविहीन मकबरा है। और यह पिरामिड आकृति में बना हुआ है। पिरामिड आकृति में 5 मंजिला मकबरा है तथा जो इसकी ऊपरी मंजिल है, कौन सी? ऊपरी मंजिल जो है वो पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई है। संगमरमर पत्थर से निर्मित है। दूसरा हम देखेंगे इस पर 4 मीनारें हमें देखने को मिलती हैं। क्या? 4 मीनारें देखने को मिलती हैं, जिसका प्रयोग पहली बार हमें इस मकबरे पर देखने को मिलता है। और ये मीनारें किससे बनी हुई हैं? संगमरमर से निर्मित है। किससे? संगमरमर पत्थर से निर्मित मीनारें हैं। और यह मकबरा किससे बना हुआ है? मकबरा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे अकबर का जो मकबरा है जहांगीर के समय में बनता है, ये रहता है अकबर का मकबरा। हम यहाँ देखेंगे इसमें किसी प्रकार का कोई गुंबद नहीं है। क्या नहीं है? गुंबदविहीन है। क्या है? गुंबदविहीन मकबरा है। तथा यहाँ पर हम देखेंगे इसके 4 मीनारें हैं। क्या है? 4 मीनारें हैं। 4 मीनारें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और चारों मीनारें क्या हैं? संगमरमर से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई हैं? संगमरमर से बनी हुई है। बाकी का किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और यह भी क्या है? हम देखेंगे बाग के एक उद्यान के मध्य बना हुआ था। इस प्रकार से हम देख लेंगे किस प्रकार से यह मकबरा बना हुआ है। सभी जो विद्यार्थी हैं या मित्र दोस्त इसे देख सकते हैं। इसकी पहचान है जो हम कर सकते हैं कि इसे पढ़ने की बजाय हम देखने से ही हमें यह याद हो जाएगा कि अकबर का जो मकबरा है वो किस प्रकार से बना हुआ है। और अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा में है। तो इसके बाद हम देखेंगे एतमातुद्दौला का मकबरा। जहांगीर के समय बनने वाली सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण इमारत, जहांगीर के समय बनने वाली, यहाँ पर हम देखेंगे एतमातुद्दौला का मकबरा। जहांगीर के समय बनने वाली सबसे उल्लेखनीय इमारत है, जो सबसे उल्लेखनीय इमारत है वो कौन सी है? वो है एतमातुद्दौला का मकबरा बना हुआ है। एतमातुद्दौला मकबरा जो है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है तथा यह पहली इमारत है जिस पर पित्राडूरा का प्रयोग किया गया है। पित्राडूरा का प्रयोग किया गया है। पित्राडूरा का जो प्रयोग है पूरी इमारत पर हमें देखने को मिलता है। पित्राडूरा क्या था? हम देखेंगे कीमती पत्थरों पर हीरे व जवाहरात की जड़ाई की जाती थी। वो क्या कहलाती थी? पित्राडूरा कहलाती थी। का इसका निर्माण जो है जहांगीर के समय करवाया जाता है। जहांगीर के काल में यह एतमातुद्दौला जो है यह हम कहेंगे नूरजहां है जो उनका पिता रहता है और जहांगीर का ससुर था। यहाँ पर हम देखेंगे जो मकबरा है एतमातुद्दौला का,
ये रहा एतमातुद्दौला का मकबरा। यहाँ पर हम देखेंगे अकबर के मकबरे की तरह क्या है, 4 मीनारें हैं। इसके भी 4 मीनारें हमें देखने को मिलती हैं, 4 मीनारें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे यह पूर्णतः संगमर का बना हुआ है, संगमरमर पत्थर है जो हर जगह इसके संगमरमर पत्थर लगा हुआ है। और यहाँ पर हम देखेंगे मेहराब भी बना हुआ है इस प्रकार से। और इस पर हम देखेंगे यह जो जड़ाई है, पत्थर पर जड़ाई की गई है, हीरे जवाहरात या सोने की कला कुछ भी है, कीमती पत्थर जो लगवाए गए हैं यहाँ पर हम देखने को मिल रहे हैं। और इसके चारों तरफ क्या है, बाग है, 4 बाग पद्धति में यह बना हुआ है। किसका मकबरा था, एतमातुद्दौला का, एतमातुद्दौला का मकबरा। फिर उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर का मकबरा। किसका, जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, योजना स्वयं के द्वारा बनाई जाती है, लाहौर के शहादरा में, लाहौर के शहादरा में रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर निर्मित करवाया गया। इसका जो कार्य है किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया, इसका जो निर्माण कार्य है क्या है, निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण करवाया जाता है, किसके द्वारा, नूरजहां, नूरजहां के द्वारा करवाया जाता है, जो किसकी पत्नी है, जहांगीर की पत्नी है। तो ये थी जहांगीर के काल की कुछ इमारतें। फिर से हम देख लेंगे जहांगीर कालीन जो इमारतें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जहांगीर के द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है, किसका, अकबर का जो मकबरा है उसका निर्माण करवाया गया। और योजना इसकी अकबर ने बनाई, लेकिन पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया, जहांगीर के द्वारा करवाया गया। फिर हम देखेंगे इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे गुंबद वहीन मकबरा, भारत में पहला मकबरा जो गुंबद वहीन बना हुआ है, जो लाल पत्थर से बना हुआ है, पिरामिड आकृति में 5 मंजिला, पिरामिड आकृति में 5 मंजिला, जिसकी ऊपरी मंजिल है जो पूर्णतः संगमरमर की है। और इस पर हमें 4 मीनारें देखने को मिलती हैं, जिसमें हम देखेंगे पहली बार मीनारों का प्रयोग बना हुआ है और यह संगमरमर से निर्मित है। चारों मीनारें संगमरमर से निर्मित हैं, बाकी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखनीय इमारत जो है वो कौन सी रहती है, वो रहती है एतमातुद्दौला का मकबरा। इसकी विशेषता क्या रहती है, इस मकबरे की विशेषता क्या रहती है, यह पूर्णतः संगमरमर से निर्मित है और पहली बार पित्राडूरा का प्रयोग भी इस पर हुआ है। पित्राडूरा क्या थी, कीमती पत्थरों व सोने पर हीरे व जवाहरात की जड़ाई थी। और इस मकबरे को, एतमातुद्दौला का जो मकबरा है, इसे हुमायूं का मकबरा, जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं के मकबरे व ताजमहल, ताजमहल के मध्य की कड़ी भी कहा गया है। मध्य की कड़ी जो है किसे कहा गया है, हुमायूं के मकबरे व ताजमहल के मध्य की कड़ी किसे कहा गया है, तो वह है एतमातुद्दौला का मकबरा। फिर हम देखेंगे जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, लाहौर में है। और कहाँ, लाहौर की शहादरा में रावी नदी के तट पर निर्मित है, जिसे किसने पूर्ण करवाया, नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और अकबर का कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है, आगरा के सिकंदरा में। और हुमायूं का कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। मुगल, एकमात्र मुगल बादशाह जिसका मकबरा दिल्ली में निर्मित है तो वो कौन सा है, हुमायूं रहेगा। और लाहौर में ही रहेगा, आगरा में इसका मकबरा है। इसके बाद अगला मुगल बादशाह है जो रहेगा शाहजहां। इसी के साथ ही आज की जो क्लास है दोस्तों हमारी यहीं पर सब समाप्त होती है। तो जो अगली स्थापत्य कला का हम विषय में जो पढ़ेंगे, स्थापत्य कला तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और बाकी जो चित्रकला है मुगल काल की वो भी अगली कक्षा में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।